हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि चैप्टर चल रहा था अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अपन ने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में और प्रोविजन फॉर डिविडेंड के ट्रीटमेंट के बारे में समझाया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स के कितने केसेस से और प्रपोज्ड डिविडेंड का क्या करते हैं और इंटरिम डिविडेंड का क्या करते हैं, ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर समझ लिया था। अब अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो है ट्रीटमेंट इसके अंदर अपन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अपन को इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है, क्लियर। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख की और 10 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, ठीक है। करंट नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने देखो नोट नंबर 1 दे रखा है, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ही नीचे दे रखी है, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेवर्स दे रखे हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के आगे नोट नंबर 2 दे रखा है, उसके नीचे आपने को दिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स का यानी कि ये तो 31 मार्च 2024 है और ये 31 मार्च 2023 है, तो ये तो प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, ठीक है। तो अपन को प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की दोनों फिगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की दे रखी है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा अब जरा समझना, प्रोविजन फॉर टैक्स के दे रखे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन को दे नहीं रखी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने समझाया था केस नंबर फर्स्ट के अंदर कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हो, यानी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की फिगर दे रखी हो और उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट होता है कि करंट ईयर का तो प्रोविजन बनाते हैं, कौन सी एक्टिविटीज के अंदर, ऑपरेटिंग के अंदर ऐड करते हैं करंट ईयर का प्रोविजन, और लास्ट ईयर वाला अपन करते हैं पेड, और वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। तो ये केस नंबर फर्स्ट है। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट ईयर का यानी कि 8 लाख का तो प्रोविजन बनाएंगे और लास्ट ईयर वाला जो 6,40,000 है उसे पेड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ रही है। फिर अपने को असेट दे रखा है और यहां पे टोटल दे दिया लायबिलिटी का, अब असेट दे रखा है। नॉन करंट असेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स के अंदर प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखे 28 लाख के और 20 लाख के, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6 लाख का, 8 लाख का, और करंट असेट्स के अंदर एक तो इन्वेंट्री दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, ये तीनों चीजें दे रखी हैं। अच्छा अपन बात समझते हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का अपन एडजस्टमेंट करेंगे तो अपन उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेंगे, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट का काम है जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हो जाएगी उसके बाद का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और फिर अपन कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी कि जो नोट नंबर फर्स्ट था, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इन्होंने दे रखा है 6% डिवेंचर, तो पहले थे अपने पास 12 लाख के और हमें 16 लाख के, क्लियर है, ये अपने को दे रखा है। तो ये क्वेश्चन का एक ओवरव्यू है, इसमें अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे। अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे तो अपन ने बात बताई थी कि अपन क्वेश्चन इस तरीके से कराते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट होगा ना, हम उसका डिफरेंस लेते हैं, हमें ना एडिशनल इंफॉर्मेशन के प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करते और वो इसमें दे भी नहीं रखा, तो अपन तो सीधे रिजर्व एंड सरप्लस से इसके प्रॉफिट का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। माइनस में होगा माइनस में लेंगे, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। अगर अपन अभी की बात करें तो अपने को 6 लाख का प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर में और अपने को करंट ईयर में 12 लाख का प्रॉफिट है, तो समझ लो डिफरेंस है नेट प्रॉफिट जो हमने इस साल कमाया है वो 6 लाख रुपए कमाया है। भाई ओपनिंग प्रॉफिट 6 लाख था और अभी अपने पास 12 लाख का प्रॉफिट है, तो अपन समझ गए कि 6 लाख का प्रॉफिट हमने इस साल अर्न किया है, तब जाके हमारा 12 लाख का प्रॉफिट आया, क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग हो गए, ये क्लोजिंग हो गए, क्लियर। बात समझ में आ रही है। स्टेटमेंट अपन ऑपरेटिंग का बनाएंगे तो यहां पे अपन लिख रहे हैं सॉल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छे से देखना, समझ में आएगा आपको। फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस कर, यहां पर लिखेंगे अपन पर्टिकुलर, यहां पर लिखेंगे अमाउंट और यहां लिखेंगे नेट अमाउंट, ठीक है। यहां पे अपन लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज। बात समझ में आ रही है क्या, कोई परेशानी है इसमें? तो ये अपन ने लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहले अपन को क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। अपन नेट प्रॉफिट लेते हैं अपने, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर है, तो नेट प्रॉफिट जो है हम रिजर्व एंड सरप्लस से लेंगे, इधर से ध्यान रखना, ठीक है। ये 12 लाख और 6 लाख का डिफरेंस, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 6 लाख है, क्लियर है, और करंट ईयर का है
12 लाख, तो डिफरेंस ले लिया अपन ने 6 लाख। बहुत अच्छे से समझना, कैश फ्लो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो अपन ने यहां पे लिखा, पहले इसको समझो बाद में नोट डाउन करना। यहां पे लिखा अपन ने नेट प्रॉफिट, ये डिफरेंस ले लिया अपन ने, पहले अमाउंट कॉलम में लिख दिया 6 लाख। क्लियर, पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लोग क्या होता है, जो नोट टू अकाउंट्स होते हैं ना, जो बाहर इंफॉर्मेशन होती है, पहले उसको अपन निपटारा करेंगे। ढंग से समझना, आपको एक बार में समझ आएगा। ये सबसे पहले दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है। समझना क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर नोट दिया हुआ था, दे रखा है 6% डिवेंचर। पहले 12 लाख के थे, 16 लाख के। क्वेश्चन इस बात का है कि सर जो डिवेंचर होते हैं वो अपने बताए थे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, क्योंकि डिवेंचर इशू है, पहले 12 लाख के थे, अब 16 लाख के, तो 4 लाख के डिवेंचर हमने इशू करें। ये तो चलो फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो आप यहां पे क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं जो इंटरेस्ट होती है ना, वो ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, इंटरेस्ट। तो ठीक है, अच्छा 6% डिवेंचर है, तो हमें पता है 6% इंटरेस्ट देनी है। डिवेंचर का टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। 12 लाख से 16 लाख हुए। अब क्वेश्चन इस बात का कि इंटरेस्ट हम कौन सी वैल्यू पर देंगे, 12 लाख की वैल्यू पर देंगे या 16 लाख की वैल्यू पर। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, हमें ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देना है। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इंटरेस्ट देना ओपनिंग बैलेंस पर 12 लाख पे। आ रही बात समझ में, ओपनिंग पे। ठीक है, अब तुम कहोगे सर अगर इंफॉर्मेशन होती तो वो आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन लेंगे। तो अभी हमें 12 लाख का 6% लेना है। आगे नहीं समझ में, तो 12 लाख का अपन लेंगे 6%, तो आएगा 72,000। तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 72,000। क्लियर आ गई समझ में? ठीक है, 72 किसका लिया है, 12 लाख ओपनिंग का। क्लियर, बात समझ में आ रही है अच्छे से? ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस है। बताना ये बात का कि अपन को इंटरेस्ट लेनी किस बैलेंस पे, ओपनिंग पे, जब तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो। अब आप कहोगे सर 16 लाख पे क्यों नहीं ले? कंपनी ऐसा मानती है जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जो 4 लाख के डिवेंचर इन्होंने इशू करे ना, वो एट द एंड ऑफ द ईयर करें। कब करें? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब शुरुआत में तो 12 लाख के डिवेंचर थे पूरे साल में, तो इंटरेस्ट पूरे 12 लाख रुपए पे देनी है। क्लियर, बात आ गई अच्छे से समझ में? कोई दिक्कत है पूरा ध्यान में इसको समझने के लिए, ठीक है? नहीं तो बहुत सारी चीजें अटक जाएंगी, क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे अभी हो गया इंटरेस्ट। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा है प्रोविजन फॉर टैक्स। दे रखा है ओपनिंग क्लोज, देखो यहां पे दे रखा है नोट नंबर 2, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट होता है। कल बताया था ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स ये दे रखा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अपन ने क्या बताया था, करंट ईयर का तो प्रोविजन बनाएंगे जो कि ऑपरेटिंग में ऐड होगा, करंट ईयर ये रहा, और लास्ट ईयर वाला पेड करेंगे जो ऑपरेटिंग में लास्ट में लेस होगा। ठीक है, यहां पे अपन लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अपन बनाएंगे 8 लाख का, यानी करंट ईयर का, और ऐड होते हैं जितने भी प्रोविजन होते हैं। तो ये हो गया अपना 8 लाख। क्लियर, दोनों पॉइंट समझ में आ गए? यानी कि अपन ने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पॉइंट कंप्लीट कर लिया और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का पॉइंट क्लियर कर लिया। क्लियर, बात अच्छे समझ में आई? चलिए देखो, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल हमें पता है फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो यहां पे हम कोई बात ही नहीं कर रहे। रिजर्व एंड सरप्लस था, उससे जो प्रॉफिट है वो अपन ने ले लिया डिफरेंस। ठीक है, चलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात चल रही थी, इसका नोट दे रखा था, इसके इंटरेस्ट से लेना देना है, बाकी डिवेंचर से हमारा लेना देना नहीं, क्योंकि फाइनेंसिंग का पार्ट है। क्लियर है, एक एक चीज समझते चलो। उसके बाद अपन आते हैं करंट लायबिलिटी। अपने को पता है वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग यहां पे करते हैं, खूब अच्छे से बात पता है, करेंगे अभी करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट। ठीक है, नॉन करंट असेट्स के अंदर हमें पता है असेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल, फिक्स्ड असेट्स, परचेज, सेल और उनसे रिलेटेड इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब के सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो यहां का पार्ट नहीं है। चलिए, उसके बाद करंट असेट्स आती है, इन्वेंट्री हमें पता है करेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल है, इसका भी अपन करेंगे भी वर्किंग कैपिटल के अंदर, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ भी नहीं करना। यहां तक बात समझ रही? ठीक है, ये 2 पॉइंट थे, ये अपन ने करा। उसके बाद अपन ने यहां पे लाइन ड्राई। अच्छा एक बात समझना अच्छे से, ये जो आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना, क्वेश्चन ये पूरा आएगा और बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन को समझना पड़ेगा। हमने बताया था डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, लेकिन आप कहोगे यहां पे देखो पहले 20 लाख के थे प्लांट एंड इक्विपमेंट और अब 28 लाख के, तो इसका मतलब हमने परचेस करें, मतलब इसका मतलब समझो अगर ये कम हो रहे होते तो ये डेप्रिसिएशन माना जाता है। असेट की वैल्यू कम हो रही, पहले हमारे पास 20 लाख की असेट थी यहां पे, और मान के चलो यहां पे अगर होती 18 लाख की, तो 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, इसीलिए वैल्यू कम हुई है, तो मैं उसको यहां पे लिखता। बात आ रही समझ में? असेट की वैल्यू कम कैसे हो गई? 2 ही केस में कब होती है, या तो डेप्रिसिएशन लगेगा तब कम होगी, या सेल करेंगे तो कम होगी। सेल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और होगी सेल के बारे में, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वैल्यू कैसे घटी? डेप्रिसिएशन से, तो यहां पे डेप्रिसिएशन लिखते हैं अगर वैल्यू घटती तो। लेकिन यहां पे तो जरा देखना 20 से 28 लाख हो गई और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, इसका मतलब इन्होंने परचेस करी है, तो डेप्रिसिएशन यहां पे कोई मायने नहीं रखेगा। क्लियर, बात को समझना, वर्ड को समझना, मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अभी यहां पे इंक्रीज हो रही है और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर रहे। ये 20 से यहां पे 18 लाख होते तो 2 लाख घट गए, 2 लाख कम हुए,
तो घटते दो तरीके से, एक तो अगर असेट को सेल करोगे तो घटेगी वैल्यू, और एक अगर डेप्रिसिएशन लगाए तो घटेगी। सेल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो हम इसे क्या मानते हैं, डेप्रिसिएशन अगर कम होती तो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई? तो अभी अपन ने कर दिया एडजस्टमेंट, यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर, हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 6 लाख प्लस 72,000 और प्लस करेंगे 8 लाख, तो यह आएगा आपका 14,72,000। बोलो ये बात आपको अच्छे समझ में आई सबको? यानी कि अपन ने सारे के नेट प्रॉफिट के अंदर ये एडजस्टमेंट अपन ने कर लिए, ठीक है। अब अपन यहां पे करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, अच्छे से समझना। वर्किंग कैपिटल ढंग से सुनिए। सबसे पहले अपन चलते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का तो कर दिया, तो इसलिए इस पॉइंट का तो ध्यान रखना ही नहीं है, ठीक है। प्रोविजन बनाना है तो बना दिए, पेड करेंगे वो लास्ट में होगा। अब बात करते केवल ट्रेड पेबल। देखो 960 थे पहले, चेक करो प्रीवियस ईयर, और हमें 7 लाख, 2,60,000 के लेस हो गए, और हमें पता है करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज होती है तो इंक्रीज करते हैं। तो यहां पे डिक्रीज हो रही है ना 2,60,000 से, तो अपन डिक्रीज कर देंगे, ये लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, और 2,60,000 जो है वो ब्रैकेट में लगेंगे। क्लियर, बात अच्छे से समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ऑलरेडी कर चुके, अब आ जाओ सीधे आप करंट असेट्स पे। इन्वेंट्री देखिए पहले कितनी की थी, 6 लाख की, और अभी ये 9 लाख की। हमें पता है इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, करंट असेट इंक्रीज हो गई, तो हमें क्या करनी है, लेस, ठीक है, लिखेंगे यही इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। और देखिए 6 लाख से 9 लाख हो गई, 3 लाख इंक्रीज हो गए, लिखा यही है, लेकिन 3 लाख ब्रैकेट में लगेंगे, यानी कि इसको माइनस करना है। क्लियर, आ रही समझ में करंट असेट का? अब देखो जरा ट्रेड रिसीवेबल, पहले देखो कितने के थे, 6 लाख के, और अब 8 के, ये भी बढ़ गए, तो हमें ये भी डिक्रीज करने पड़ेंगे। लिखेंगे तो ये इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो यहां पे ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे, और देखो कितने के इंक्रीज हुए, 6 लाख से 8 लाख हो गए, 2 लाख के इंक्रीज हुए, हम 2 लाख को ब्रैकेट में लगाएंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो देखो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इसमें अपन करते नहीं है, तो अपन ने ये भी एडजस्टमेंट कर दिया। और अब इसको एडजस्ट एडलेस करने का लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन अभी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ नहीं है, इसलिए सीधे लिख दिया बिफोर टैक्स, ठीक है। इसको एडलेस करेंगे, इसी में होगा 14,72,000 में एडजस्ट करेंगे, तो माइनस करेंगे इसमें से 2,60,000, माइनस करेंगे इसमें से 3 लाख, और माइनस करेंगे इसमें से 2 लाख, तो ये आएगा आपका 7,12,000 प्लस में ही आएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी प्लस था, ये सारे अपन ने माइनस कर दिए, तब भी प्लस में आ रहा है 7,12,000। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब बात चल रही, फिर आ जाते हैं। अब यहां पर लिखेंगे जी टैक्स पेड, तो फिर सुन लो एक बार दोबारा, करंट ईयर का तो प्रोविजन बनाया था, ये रहा, ठीक है, और लास्ट ईयर वाला पेड करेंगे, यानी कि 6,40,000। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो टैक्स पेड करेंगे 6,40,000 का ब्रैकेट में। तो अब जो भी आएगा उसको अपन लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे लिखा है नेट, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां पे अपन पूरा नेट कर दिया अपन ने, जो भी आ रहा था। अब इसको एडजस्ट करेंगे, कितना आ रहा है, 7,12,000 में से 6 लाख माइनस कराएंगे, तो ये अपना आएगा 1,12,000। यहां पे लिख दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बात समझ आ रही है? देखो 7,12,000 है, और उसमें अच्छा सॉरी 6,40,000 लेस कराएंगे, 7,12,000 माइनस कराएंगे 6,40,000, तो 72,000 आएगा था, ठीक है, 72,000 आएगा, ठीक, यानी कि 7,12,000 में से 6,40,000 लेस करेंगे, 72,000 आएगा। क्लियर है? ये अपन ने क्वेश्चन करा, इसमें अपन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी थी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का अपन ने ये करा। अच्छा, अब अपन ने जो लास्ट लेक्चर में जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 2 क्वेश्चन कराए थे, तो वो बैलेंस शीट वाले नहीं थे, वो नॉर्मल थे। अब ये पूरे बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन आया आपका, ठीक है। तो इसमें हमसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछेगा, तो किस तरीके से करना है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि अपन प्रॉफिट तो कहां से लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस से, फिर जो बाहर की इंफॉर्मेशन है पहले उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे, टैक्स पेड करेंगे, और निकल के आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर, बात समझ में आ रही है? आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो आप ना एक बार इस क्वेश्चन का रिवीजन करो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की अभी बात चल रही है ना, इसी के केस आ जाएंगे।
एक बार मेड दे रखा होगा तो पेड कितना करेगा वो अकाउंट से बनाना पड़ेगा, और पेड दे रखा होगा तो मेड कितना करा है वो अपन को अकाउंट से बनाना पड़ेगा, जो कि अपन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, रिवीजन करें, कैश फ्लो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट को बारीकी से करें, ठीक है। तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।